Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर इसका एडिटोरियल्स के और ओपिनियंस का हम करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सीरीज कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 28th of November 2023। जी क्या है आज के न्यूज़पेपर के अंदर आप देखें जी, ये रहा मेन ओपिनियन का पेज जो न्यूज़पेपर का है और इसके अंदर आपको एज रूटीन के मुताबिक पहले हम 1 2 3 ये 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड 4 5 6 और 7 ये वाले हम ओपिनियंस डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आज के जो इस ओपिनियन के पेज के अंदर भी आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड स्पेशली पेपर पर्सपेक्टिव से भी हम इसको देखेंगे। सो ये रहे 3 आपके पहले एडिटोरियल्स एंड देन 4 आपके ओपिनियंस। एंड पीडीएफ का लिंक जो है इस न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टराइजेशन हम कर देंगे, इसके साथ चैप्टर्स हम बना देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं एंड एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं। नोअडेज थोड़ा सा जो है लेक्चर्स थोड़ा सा लेट हो रहा है एंड दैट इज़ ड्यू टू सम रीज़न, और इस वीक के अंदर इंशाल्लाह जो हमारी पुरानी रूटीन थी उसके मुताबिक जो है वो लेक्चर्स डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम आप लोगों ने ही करना है। एंड नेक्स्ट ही ये कुछ 2 स्लाइड्स हमने ऐड की हैं जिसके अंदर हम आपको डेली बताते हैं कि ये है करंट ग्लोबल इश्यूज जो अभी रनिंग में है, इनकी लिस्ट है। तो आप इनको काइंडली एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे अपने वीडियो को पॉज कीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। और अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो इनका हल्का सा आइडिया आप लोगों ने ज़रूर ले लेना है, क्योंकि ये करंट रनिंग इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर एंड दीज आर द इश्यूज जो कि करंटली पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, ये उनकी लिस्ट है। और इन सबको हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनको बहुत डिटेल से डिफरेंट एंगल से हमने इनको सबको डिस्कस किया है। इन वाले जो है आपके ये वाले करंट इश्यूज हैं इनको भी, और ये आपके जो ग्लोबल इश्यूज हैं इनको भी। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये सारे क्लियर हो जाएंगे। चलें जी, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा जो है एडिटोरियल वो है क्लाइमेट रेजिलियंस। अब इसके अंदर क्या है, इसमें जो है मैं इसका क्रक्स आपको पहले बता देता हूँ। क्रक्स में 2 चीजें हैं, एक तो यानी कि एक ही चीज है क्रक्स में कि जो आईएमएफ पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई अब जो बजट बनाएगा ना उसके अंदर तूने क्या करना है, उस बजट के अंदर जो क्लाइमेट रेजिलियंस जो है ना वो प्रोजेक्ट्स ऐड अप करने हैं। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर तू लगाता है तो उसको ऐसा लगाना है कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस हो। तो क्लाइमेट के हवाले से जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसके अंदर ऐड कर देने हैं, ऐसी पॉलिसी उसके अंदर अपने बजट के अंदर तूने ऐड करनी है। ये है इसका क्रक्स। हल्का सा उसको वो आगे एक्सप्लेन कैसे करता है, तो मैंने अब इस तरह किया है कि बजाय सारी चीजें उसके अंदर से निचोड़ कर जो मेन चीजें हैं ना वो मैंने बाहर निकाल दी हैं। वो ये है कि आईएमएफ ने क्या किया है, एडवाइस किया है पाकिस्तान को क्या, कि बिल्ड अ क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अट्रैक्ट क्लाइमेट फाइनेंस टाइमली, कि एक ऐसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो आइंदा से जो कि क्लाइमेट रिजिलियंस हो। और जब इस तरह से तुम करोगे तो इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट फाइनेंस है जो COP28 में मिलनी है या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देनी है तो वो तुमको टाइमली मिल जाएगी तुम्हारे इस काम की वजह से। नंबर 1। आगे वो कहता है इसको कि जो नेक्स्ट बजट है ना तुम्हारा वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो क्लाइमेट अडाप्टेशन हो। सच पॉलिसीज उसके अंदर ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाओ, यानी कि बात करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट बजट के अगर अंदर तुम ये कहते हो कि मैं ये प्लान काम करूंगा, ये प्रोजेक्ट लगाऊंगा, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर तुमने देखना है कि क्या वो क्लाइमेट रिजिलियंट है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ज्यादा तो नहीं छोड़ रहा, ग्रीन एनर्जी का तुम लोगों ने उसमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के तुमने अपने नेक्स्ट बजट के अंदर पॉलिसीज बनानी है। ठीक है। अब वो आगे बताता है कि पाकिस्तान जो है उस वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर ना बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और एक एग्जांपल देता है वो फ्लड्स 2022 की। प्रीवियस
कुछ ओपिनियंस के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था 2022 के फ्लड्स के अंदर कितनी तबाही होती है, लेकिन यहाँ पे उसने हल्का सा बता दिया कि फ्लड ऑफ 2022 में वो बताता है पाकिस्तान का कितना डिस्ट्रक्शन हुई थी, ओवर $30 बिलियन की। फसलें तबाह हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, ठीक है ना। और साथ में वो कहता है कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उसके बारे में वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ना, कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो एस्टिमेट ये लगा रही है कि 2050 तक क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पाकिस्तान 6.5 to 9% जीडीपी अपना जो है ना वो लॉस कर सकता है। कि पाकिस्तान का जो टोटल लॉस होगा 2050 तक वो कितना होगा, पाकिस्तान के जीडीपी का 9% तक भी लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि नेक्स्ट कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या कोई भी ऐसा काम करे, कोई भी प्रोजेक्ट लगाए, तो उसमें क्लाइमेट को अपने ज़हन में ज़रूर रखे। और उससे क्या होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट लगाएगा तो एक तो इसका नुकसान नहीं होगा, दूसरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको पैसे भी देगी, फाइनेंस भी करेगी। तो ये है आपका फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल के अंदर वो कहता है कंडेम टू डाई। इसके अंदर वो ये एक्सप्लेन करता है कि वुमेन राइट्स और ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग के ऊपर उसका फोकस है कि ऑनर्स किलिंग जो है वो अभी भी जारी है, तो उसके अंदर ये डिस्कस करता है। तो क्या तो होता क्या है कि कोहिस्तान का एक इलाका है, वहां पर जिरगा जो है वो लड़की को मर्डर का फैसला दे देता है कि इसको कत्ल कर दो, इसको मार दो। और उसका क्राइम ये था कि उसने किसी लड़के के साथ डांस किया था, डांसिंग वीडियो उसकी जो है ना वो सोशल मीडिया पर सामने आ गई थी किसी लड़के के साथ डांस करते हुए। तो ये इस जुर्म की उसको ये सजा देगी कि उसको कत्ल ही कर दिया जाए, ठीक है। तो ये है मेन स्टोरी। फिर वो बताता है कि 2011 के अंदर इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 5 औरतों को यानी कि क्या किया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था। जिरगा ने फैसला सुनाया था और वो भी शादी की कोई वीडियो थी जिसमें वो डांस कर रही थी, धमाल डाल रही थी, उनका भी मर्डर कर दिया गया। अब जब ये काम होता है ना, तो फिर क्या होता है कि एक आदमी जाता है और जाकर एफआईआर जो है उनके खिलाफ रजिस्टर करवा लेता है। मगर बाद में वो लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, आज़ाद जो है वो फिर रहे हैं, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती। मगर जो आदमी जो है इसको हाईलाइट करता है इस इश्यू को कि 5 औरतों को कत्ल कर दिया गया, बाद में उसको भी गोली मारकर मार दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है, ये 2011 की बात है और ये अब 2023 की दोबारा से वही काम हुआ है 10 से 12 साल बाद। तो ये क्या है, ये जी कहते हैं ओनर किलिंग है। ये ओनर किलिंग अभी भी पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यू है और ये वुमन राइट्स की वायलेशन है इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। और फिर वो आगे कहता है ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम है। पैरेलल जस्टिस सिस्टम से मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक जस्टिस सिस्टम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ठीक है ना, जुडिशियल सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी जिरगे वाले सजा दे रहे हैं, तो ये चैलेंज कर रहा है रेट ऑफ द स्टेट को, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, वो कहता है कि अब एक चीज और भी है कि उन्होंने वीडियो देखी और उनको सजा दे दी, इस लड़की को कत्ल कर दो। तो कहता है अब सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर जो कंटेंट होता है आपको पता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। किसी दूसरे की तस्वीर लगाकर आप बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कहता है वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन जिरगे वालों ने बगैर इस चीज की तहकीक किए उस लड़की को क्या किया, मौत की सजा जो है उसकी सुना दी, हाँ भाई इसका मर्डर कर दो इस लड़की का। तो आगे इसका सोल्यूशन में वो ज्यादा बातें नहीं करता, वो एक दो बातें करता है। नंबर 1 के ऊपर तो ये कहता है कि जो सोशल मीडिया जो है ना उसको यूज किया जाए, ये एज ए रिस्पॉन्स बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज किया जाए, ऐसे ही ना यूज किया जाए, बड़ा ध्यान से आप लोग यूज करें। और फिर इसके अलावा कम्युनिटी को डिजिटल एजुकेशन भी देनी चाहिए। एंड सेकेंडली वो कहता है कि कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए, जैसे हमारा हाई अपेक्स कोर्ट्स हैं वो इंश्योर करे कि सिटीजन के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर कर दे, जो उनको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मिले हैं उनको इंश्योर करे। अगर उनकी वायलेशन होती है तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो अपेक्स कोर्ट है, वो सामने आए और उस चीज को देखे, जैसे कि अभी हुआ है। So that is in your second editorial. Now we move towards your third editorial. Third editorial के अंदर कहता है प्राइस ऑफ पॉलिटिक्स। प्राइस ऑफ पॉलिटिक्स थोड़े दिन पहले डॉन न्यूज़पेपर के अंदर भी ये चीज आई थी, लेकिन अब उसने एडिटोरियल में इसको डिस्कस किया। तो उसमें क्या बात करेगा वो कि पार्टीज जो है ना वो फीस लेती हैं। आपको पता है जब भी किसी बंदे ने एमएनए का या एमपीए का इलेक्शन लड़ना हो तो पार्टी की टिकट लेनी होती है और उस टिकट की कुछ फीस होती है, वो फीस उसने जमा करवानी होती है। तो उसके बारे में ये मेन बात होगी। इसके अलावा जो मनी इस्तेमाल होती है, पैसा इस्तेमाल होता है इलेक्शन के अंदर, उसके बारे में अब इस्तेमाल बात होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ फाइनेंस रूल्स हैं, कोई लिमिट है कि कोई भी पार्टी इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, तो उसके ऊपर बात है। तो कहता क्या कहता है, फीस जो है नेशनल असेंबली की वो 2 लाख रुपया सेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। इन दोनों पार्टियों का टिकट अगर आपने नेशनल असेंबली का लेना तो आपको 2 लाख रुपया फीस जो है ना इनको जमा करवानी पड़ेगी,
ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं कि इस चीज की जब बात की जाती है तो जब कहा जाता है कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं, तो पार्टीज का जो आर्गुमेंट होता है वो ये होता है कि इससे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही हमारे पास टिकट लेने के लिए आते हैं। फिर वो आगे बात करता है इलेक्शन की इकोनॉमी। कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसों की बड़ी जरूरत होती है इलेक्शन के दिनों में, तो फीस जो है ना इस तरह से जो कलेक्ट करते हैं ये एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू इकट्ठा करने का। एक चीज तो ये है। दूसरा वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंपेन फाइनेंस रूल्स है ना, उसके ऊपर क्या क्या पुट लिमिट ऑन मनी स्पेंड ड्यूरिंग, उसमें क्या है फाइनेंस रूल्स के अंदर ये है कि लिमिट सेट की हुई है कि इससे ज्यादा आप इलेक्शंस के दौरान कंपेन में पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन वो लिमिट जो है रिसेंटली पीडीएम ने क्या किया है, बढ़ा दी है। 10 मिलियन जो है वो नेशनल असेंबली के लिए कर दिया है और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 4 मिलियन, इनके 40 लाख, और नेशनल असेंबली के लिए 1 करोड़ रुपया कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में वो कहता है कि अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर कराए कि फाइनेंस रूल को, यानी कि इससे रकम से ज्यादा पैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल ना करे कंपेन करने के लिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वो पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि पैसे तो बहुत हैं उनके पास करप्शन वाले, तो इससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, वोट वो खरीदेंगे, रिगिंग करेंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। एंड ये था आपका थर्ड जो एडिटोरियल। और ये रही आपकी जी टू डे पिक्चर। टू डे पिक्चर के अंदर वो आपको इमरान खान दिखा रहे हैं पीटीआई वाला। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, कश्ती लेके वो निकला हुआ है और नीचे पानी है ही नहीं, वाटर है ही नहीं, तो ये इस वक्त उसकी सूरत हाल है। कि बात करने का मकसद ये है कि पीटीआई इस वक्त जो है उसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि लो भाई कश्ती चलाओ लेकिन बगैर पानी के चलाओ। तो इस तरह से उसको अब क्या है, इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो ये क्लियर बिल्कुल कट है कि अब इलेक्शन में बेसिकली वो चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो जाए ही ना, और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है, बंदों की पकड़ दकड़ हो रही है, इनको घसीटा मसीटा जा रहा है। तो ये वो बताने का मकसद ये है कि जो ये इलेक्शन में अब इस तरह जाएंगे, तो इस तरह से वो इलेक्शन में जाएंगे तो कितने को वो वोट ले लेंगे, कितनी को वो आगे जा सकते हैं, ये आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कश्ती कितनी आगे जा सकती है बगैर पानी के। सो जी, दैट इज टुडे एडिटोरियल्स। एंड नो वी स्टार्ट ओपिनियन। एडिटोरियल्स हमारे खत्म हो चुके, ओपिनियंस की तरफ अब हम मूव करते हैं। एंड दैट इज अगेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों ने इसको करना है। ओपिनियंस के अंदर जो फर्स्ट ओपिनियन है वो है लिटिल प्रिंस। लिटिल प्रिंस के बारे में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की वो बात करेगी। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो पेपर पर्सपेक्टिव में इसके अंदर कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके लिए इसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किस तरफ चल रहा है, जो है उसके बारे में उसने हाईलाइट किया है। तो इसमें वो बात करती है लिटिल प्रिंस की। लिटिल प्रिंस किसको कहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करती है, और इसमें बात इस तरह से होती है कि आसफ अली जरदारी एक जियो को इंटरव्यू दे रहे होते हैं हामिद मीर को। उसके अंदर वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जोड़ तोड़ की सियासत उसको अभी नहीं आ रही। अभी टाइम था कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जाकर लिंक कर रही है दूसरी पार्टियों के साथ, और इस पीपी क्या करती, इमरान खान के साथ जुड़ जाती, ठीक है ना। और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग हिस्ट्री में भी करती रही है, लेकिन बीपी इमरान खान के साथ नहीं जोड़ सकी, इसलिए वो कह रहा है इसको जोड़ तोड़ की सियासत नहीं आती, तो इससे ज्यादा अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इसके बारे में वो कहती है कि ये वाला बात करके असल में उसने क्या किया, स्नब किया। स्नब मतलब उसकी इंसल्ट की है बिलावल भुट्टो जरदारी की। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। बातें यही है, मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। पेपर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है, बस सुन लें 2 मिनट के अंदर अंदर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहते हैं कि आसफ अली जरदारी क्या होता है कि वो इंटरव्यू दे रहा होता है हामिद मीर को, ठीक है ना। हामिद मीर को जो जियो का है वहां पर वो आसफ अली जरदारी जो है वो क्या करता है, इंटरव्यू देता है, और उसके अंदर वो बताता है कि जो कमिंग इलेक्शंस है ना, ठीक है ना, उनके बारे में बात की जाती है। और उस साथ साथ वो बताता है कि इकोनॉमी को हम मुतज़ाना तौर पर सही कर सकते हैं शुगर और एग्रीकल्चर पॉलिसीज को। जो शुगर और एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो है ना वो क्या कर सकती हैं, इस काबिल हैं कि एग्रीकल्चर को अपना इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं। ये इंटरव्यू में बातें कर रहा है। तो वो आगे वो कहती है कि मैं इधर तो नहीं जाऊंगी, मैं पॉलिटिक्स की ही बात करूंगी। तो उसमें वो क्या कहता है, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मेंशन करता है। उसके बारे में वो कहता है इंटरव्यू के अंदर कि उसे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कहती है ऐसा क्या है कि उसने उसको स्नब किया, यानी कि उसकी बेइज्जती कर दी है, फिर आगे इंसल्ट कर दी है। आगे वो जाकर बात करती है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने वालदैन के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना।
कि वो उनका भी कोई नाम पैदा हो जाए। और इस स्ट्रगल के अंदर जो मरियम नवाज है वो क्या करती है, जब उसके वालिद साहब को बारे में अपने वालिद को तकलीफ में देखती है तो वो भी लाल पीली हो जाती है। और जब कभी वो अपने वालिद साहब को सुकून में देखती है तो वो भी क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। लेकिन जब वो तकलीफ में देखती है तो फिर बोलती है। तो अभी उसको अपना वालिद साहब नजर आ रहा है कि वो चौथा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, तो अभी वो साइलेंट है, अभी वो कोई नहीं बोल रही। इसी तरह अपना बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करता है, तो कभी तो वो कहता है नो यू सी हिम, नो यू डोंट, कि कभी तो यानी कि वो आ जाता है, आके जलसे जुलूस करना शुरू कर देता है, कभी खामोश हो जाता है। तो वो क्या बन चुका है, यानी कि एक मंजा हुआ सियासतदान नहीं बन रहा, वो एक पोस्टर बॉय बना हुआ है। ठीक है ना। और देन द मैन इन चार्ज, एक ऐसा आदमी नहीं बना जो जिसके पास चार्ज हो, सिर्फ अभी क्या बना है कि पोस्टर बॉय बना हुआ है। यहाँ तक कि जो पार्टी टिकट का डिसीजन है ना, वो भी अभी कौन कर रहा है, जरदारी अपना जरदारी खुद ही कर रहा है। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है 2022 के अंदर किया गया, तो उसमें भी जरदारी ने ही सारा कुछ किया। तो बात उसका करने का मकसद ये है कि जिस तरह मरियम और बिलावल है, बेसिकली वो ये कहना चाह रही है कि जिस तरह से सियासतदान करते हैं कि प्रॉपरली कंपेन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को रन करते हैं, एक एक मिनट की खबर रखते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। वो कभी आता है तो कभी जाता है, कभी कंपेन करता है तो कभी छोड़ देता है, यानी कि वो इसको क्या कर रहा है, एज ए पार्ट टाइम ले रहा है, फुल टाइम इसको जॉब को नहीं ले रहा। तो आगे वो बात करती है कि बिलावल जैसे कि लॉन्ग मार्च हुआ, अब इस कहाँ पे बताती है कि बिलावल का नॉन सीरियस एटीट्यूड, कहती है अब लॉन्ग मार्च होता है इस्लामाबाद में, जब नो कॉन्फिडेंस वोट चलाना होता है, तो इस्लामाबाद ये तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं, ये रैली लेके सिंध से इस्लामाबाद पहुंच जाता है, शहबाज शरीफ भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, मौलाना फजल रहमान भी आ जाता है। तो ये आपस में क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस जो है ना वोट मोशन, उसके बारे में ये आपस में बात कर लेते हैं। अब इसके जो बंदे हैं जो रैली के आए हुए थे, वो अब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब ये स्पीच करेगा, लेकिन इसने वहां पर स्पीच नहीं की और ऐसे ही चला गया। फिर वो आगे इंटरव्यू के बारे में कहती है कि साउथ एशिया में अक्सर ऐसा ही होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो वालिदैन के पीछे पीछे ही चलते हैं, रेयरली होता है कि बच्चे खुद से कुछ कर सके। और ये कहते हैं मुगल जो है उन्होंने, उनके बच्चों ने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया था, बाकी जो बच्चे हैं ना साउथ एशिया के, ये अपने वालिदैन के पीछे पीछे ही रहते हैं। इसी तरह से वह कहती है आगे जाके बिलावल के बारे में यही बात करती है कि इसने भी यानी कि क्या किया, 2013 में क्या होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दुबई चला जाता है और अपने वालिद से और अपनी फुप्पो के साथ, जो फैज दयालपुर है उसके साथ आंखें नहीं मिला सकता टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इस तरह की बातें वो यदि के बात यही कर रही है कि अब जो है असफ अली जरदारी जो है वो इस काबिल अभी नहीं, अपना बिलावल भुट्टो जरदारी अभी कॉम्पिटेंट नहीं है सियासत के लिए। अच्छा, आगे वो कहता है अपना कि अब जिस तरह से अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहता है, वो इसलिए उसने ये स्टेटमेंट दी है क्योंकि वो समझता है कि ये मेरे बेटे का फेलियर है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस काबिल हो गई है कि वो उसने आगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला ली है। इसमें क्या है, यही वजह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी इस काबिल नहीं था। अगर वो एक्टिव होता तो इनको हाथ ना मिलाने देता, खुद हाथ बना लेता। अब इसमें क्या था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर दो डिफरेंट किस्म के व्यूज चल रहे हैं। एक तो सिंध वाले हैं, सिंध वाले सेटिस्फाइड हैं उससे, लेकिन जो पंजाब वाले हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अग्रेसिव हैं। और वो कहते हैं कि जनाब अली ये जो है ना बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव होना चाहिए। और दैट इज द रीजन कि वो यही कहता है कि यही वजह है कि पंजाब के अंदर जो है पीटीआई और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक दूसरे के बड़े जो हैं कंपीटेंटर हैं। और मेजर रीजन भी एग्रेशन की यही है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना वो मेन जो है पंजाब के अंदर कंपीटेटर नहीं है। अब वो कहता है कि इस यहाँ पे वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चाहता ये जरदारी ये चाहता था कि बिलावल भुट्टो जो है वो क्लोज हो जाता खान के, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करती थी कि जिसकी जरूरत होती है उसके साथ मिल जाती थी। जोड़ तोड़ की सियासत कहता है इसको नहीं आ रही, और जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो जरूरी है। आगे वो फाइनली कह देती है कि जनाब ये एक पिक्चर जो है ट्वीट की है भट्टो ने, इसमें बख्तावर भट्टो ने, जिसके अंदर क्या है वो खुद है, उसका भाई है, उसका अब्बू है, उसकी पुप्पो है। और वो कहती है हम साथ साथ हैं, लेकिन साथ ही वो कह देती है कि बट एंड नॉट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था उसके सिबलिंग्स वहां पर नहीं, हालांकि वो भी दुबई में रहते हैं। तो कहती है ब्लड इज नॉट थिकर देन द पावर, यानी कि उसके यानी कि असल में तो भट्टो के बच्चों को होना चाहिए था ना, तो वो नहीं है बिल्कुल। तो यही बात वो यहाँ पर कर रही है, उनको सरकुंडे लाने लोगों ने लगा दिया है। तो बेसिकली उसका यहाँ पर इस ओपिनियन के अंदर बात मकसद करने का यही है
कि जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके तो अब्बे ने खुद ही कह दिया है कि वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि उसको अभी जोड़ तोड़ की सियासत बिल्कुल नहीं आती है। अगर आती होती तो वो जाकर इमरान खान के साथ मिल जाता। और गंजे जो हैं अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जो हैं, शरीफ खानदान और जो है, तो उनको ये सियासत बड़ी आती है और वो जाकर जल्दी जल्दी जोड़ तोड़ कर लेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी क्या करते हैं, सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। तो ये था जी फर्स्ट ओपिनियन में, इसमें पेपर के पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं था। डाउन दैट इज योर सेकंड वन, अ बिलियन इंडियंस माइनस द फोर। अब इसमें बेसिक माइनस फोर वो हैं जो गटर में डूब जाते हैं, सीधी सी बात बताता हूँ। सब बाकी इंडियन एक साइड पे और माइनस फोर एंड पे जाकर बता देता है कि ये वो वाले चार थे जो कि गटर में डूबकर मर जाते थे। इनमें तीन हिंदू थे और एक मुसलमान था। अब इसके अंदर वो बातें जो है वो डिफरेंट किस्म की करेगा, तो मिक्सर बना के इसने पेश कर देना है। और उसमें क्या है कि वो असल में बात शुरू करेगा इलेक्शन जो हो रहे हैं इंडिया के अंदर 5 स्टेट्स के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने 6 मंथ के बाद इलेक्शंस होने हैं इंडिया के अंदर, उसकी बात करता है। बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की बात करता है, एथनिक ग्रुप की जो बिजनेसमैन है उसकी बात करता है जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद कम्युनल कार्ड जो खेलती है बीजेपी उसकी बात कर देता है। हलाल लेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैन कर दी गई इंडिया के अंदर, उनकी बात की जाएगी। सिटीज़ के नाम बदले जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बदले जा रहे हैं इंडिया के अंदर, उसकी बात करेगी। और कांग्रेस ने जो अपनी अप्रोच चेंज की है उसकी बात करेगा। तो इसमें बेसिकली वो आपको इंडिया दिखाएगा कि इंडिया के अंदर जो है वो किस किस्म के इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या तैयारी कर, तो ये आपको वो दिखाना चाह रहा है। अब चलिए जी देख लें। कहता है इलेक्शंस 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हो रहा है इंडिया के अंदर, 5 स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है ना। और उन 5 वो वाली 5 जिनमें लास्ट टाइम बीजेपी जो है बिल्कुल हार गई थी, नरेंद्र मोदी वो बिल्कुल हार गया था पिछली दफा उन 5 स्टेट्स के अंदर। और 6 महीने बाद वैसे ही इंडिया के अंदर कहता है कि इलेक्शंस आने वाला है, और तीसरी दफा जो है वो मोदी जो है ना वो जीतने के ख्वाब देख रहा है। अब ये करता क्या है हमेशा से, वही क्या करता है, रिलीजियस पोलराइजेशन करवाता है, कास्ट बेस्ड प्रोमिस करता है, और डेवलपमेंट के जो है वो वादे करता है। तो ये चीजें करके ये क्या करता है, इलेक्शन जीतता है। आगे वो कहता है कि 3 स्टेट्स जो हैं, 3 स्टेट के अंदर जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है वो उनके खिलाफ बड़ा टफ कंपटीशन है, और 2 के अंदर जो है वो बीजेपी, कांग्रेस और जो आम जो लोकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ उनका जो है बड़ा टफ कंपटीशन है। तो मैं इधर इसका फायदा भी कोई नहीं है टाइम ज़ाया करने का, तो इन स्टेट्स के मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये पेपर में आपसे कोई पूछने वाले नहीं है। आप इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो ले लें। आगे वो कहता है कि यहाँ पर एक जो है ना, अब बीजेपी को चैलेंज कौन दे रहा है, बेसिकली बीजेपी को जो चैलेंज दे रही है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नो डाउट कि जो बीजेपी है वो यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है, फेडरल पुलिस को यूज कर रही है, और इसके अलावा किसको यूज कर रही है, जो जो फेडरल पुलिस है ना और टैक्स वाले हैं उनको यूज करके क्या कर रही है, रेड पड़वा रही है जो अपोजिशन लीडर की। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, अपोजिशन लीडर्स को पकड़ते करते हैं, तो वहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि बीजेपी पावर में है तो पुलिस का इस्तेमाल करती है इनको रेड पकड़वाने, रेड पर डालने में, इनको पकड़ने में। और वहां पर जो आम आदमी पार्टी है इंडिया के अंदर उसने उस वो स्ट्रांग होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, और अब कई उन्होंने जो की मिनिस्टर थे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अपने ही, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे तो उनको उन्होंने हटा दिया ओहदे से, तो उससे और उनका इमेज बेहतर हो गया। इसी तरह वो आगे बात करता है महुआ मोइत्रा जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर, अपना पार्लियामेंटेरियन है उनकी। तो उसके बाद वेस्ट बंगाल से यानी कि एमपी है, अपोजिशन की अपोजिशन की ये एक एमपी है जो वेस्ट बंगाल से है। तो उसके ऊपर चार्जेस थे करप्शन के, और बेसिकली उसको भी क्या किया गया, उसके खिलाफ एक कंपेन चलाई गई और ये कहा गया कि ये बीजेपी के जो एमपीज है ना उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, इल्ज़ाम लगाया कि ये क्या करती है कि लोकसभा के जो बंदे हैं ना उनसे ये क्वेश्चन करती है और पैसे लेती है किसी बिजनेसमैन से, और उसके बिहाफ पे इनको तंग करती है, इनसे क्वेश्चन करती है, तो उसको फाइनली जो है क्या किया, ओहदे से हटा दिया गया। तो अब जो है बेसिकली मिस मोइत्रे और जो है आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो हैं, एक समझ लें कि लीडिंग वॉइसेस बन चुके हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं मिस्टर मोदी के जो टाइकून्स हैं उनको, जो कि मिस्टर मोदी के करीब करीब बड़े बड़े बंदे हैं उनको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और उनके साथ अब राहुल गांधी जो है कांग्रेस का वो भी मिल चुका है। अब ये तीनों बंदों का यही काम है। अब इसमें क्या कहते हैं कि गांधी जो है, गांधी जो राहुल गांधी है वो मोइत्रे और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आर
क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी प्रॉक्सिमिटी विद अदनी ग्रुप। अदनी ग्रुप के जो मेंबर, जो अपना अदनी ग्रुप वाला है, उसके साथ क्या कर रहे हैं, मोदी के तल्लक के बारे में वो क्रिटिसिज्म उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये मीडिया फ्रंट के ऊपर भी जर्नलिस्ट भी, और इसी तरह से जो दूसरे अपना गौतम अदनी है उसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही थी। और इसके बारे में प्रीवियसली क्या होता है कि एक न्यूज़ क्लिक है, न्यूज़ क्लिक एक क्या है, इंडिया का चैनल है, वहां पर उसके जो सीनियर एग्जेक्टिव है वो ये बात करते हैं इसके बारे में, गौतम अदनी के बारे में, तो उनको पकड़ कर क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और अभी वो जेल के अंदर ही हैं। और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने पैसे लिए हैं किस बंदे से, ऐसे बिजनेसमैन से जिसका तल्लक तो जो ओरिजिन्स तो इंडिया से है लेकिन वो चाइना के साथ मिला हुआ है। तो इस यानी कि वो कहते हैं इसमें चाइना की साजिश है, तो इसलिए उस बंदे को पकड़ कर क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है कि ये चाइना वालों से पैसे लेकर क्या कर रहा है, मिस्टर मोदी के खिलाफ बातें कर रहा है। तो ये अदनी ग्रुप वाले जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ बातें बता दी। आगे वो डिस्कस करता है इसको कम्युनल फ्रंट में, कहता है चलो ये बातें तो हो गई, अब आ जाते हैं हम कम्युनल यानी कि कम्युनिटी बेसिस के ऊपर ये बड़ा जो है ना वोट लेते हैं। और उसमें उन्होंने इसे एक एग्जांपल दी कि अभी ये जो जा रहे हैं अधोया, वहां पर क्या है, राम टेम्पल जो है उसको ये इनागुरेशन करने जा रहे हैं। और राम टेम्पल इन्होंने यहाँ पर बनाया है, जनाब अली बाबरी मस्जिद जो थी ना जिसको डिस्ट्रॉय किया था उसके साथ इन्होंने राम टेम्पल बना दिया है अयोध्या के अंदर। और अब वहां पर ये जाकर बीजेपी वाले क्या करेंगे, उसकी ओपनिंग करेंगे और वहां से फिर इस बेस के ऊपर क्या करेंगे, वोट लेंगे। और ये है जनाब अली इनकी पॉलिटिक्स, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जिसमें हिंदुओं को ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखें ना अब टाइमिंग कैसी उन्होंने बनाई है कि अब वो बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया, उसके साथ जो राम टेम्पल था उसको बनाया, उसकी अब उसकी इनॉग्रेशन होगी यानी कि उसको खोला जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, साथ ही इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो वहां से लोगों से वो वोट जो है वो ले लेंगे। आगे जो बात करता है जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य है उसकी, कहता उसने एक और काम कर दिया, वो उसने ये काम कर दिया कि वो वाली प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर हलाल का लेबल लगा हुआ है उनको बिल्कुल बंद कर दिया, उनको बैन कर दिया। ये उसने काम कर दिया है, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ उसने ये वहां पर काम किया कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हलाल का लेबल लगा होगा उसको क्या किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो ये काम उन्होंने किया, क्यों किया कि हिंदुओं की, हिंदू ये कहने के लिए हम हिंदुओं की बड़ी फेवर करते हैं, तो इस तरह के ये काम करते हैं। एक और क्या था, डिस्ट्रक्शन ये की गई है, डिस्ट्रैक्शन ये की है कि प्रपोजल दे दिया गया है कि जो है ना अलीगढ़ टाउन, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम जहाँ यूनिवर्सिटी का यानी कि वहां पर थी, तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाए, हिंदुएस्ट यानी कि हरिगढ़ रख दिया जाए। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रख दिया जाए, एक ये। और ये कहता है उस कंपेन का हिस्सा है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, वो वाले शहर जिनका मुसलमानों से ये कनेक्शन है कोई, या वो वाले सिटीज एवेन्यू जिनका मुसलमानों से कनेक्शन है उनके नाम बदलकर हिंदुओं के नाम रखे जा रहे हैं। जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग प्रयागराज रखा जा रहा है, मुगल सरी का नाम बदलकर जो है मुगल सरी का नाम जंक्शन टू दीन दयाल उपाध्याय रखा जा रहा है स्टेशन। यानी कि इस तरह से क्या किया जा रहा है, वहां पर एक कंपेन चल रही है जिसमें जो नाम है वो किए जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। और इसी तरह औरंगजेब रोड था और अब्दुल कलाम रोड आफ्टर द मुस्लिम्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इस तरह से इन सबको चेंज किया जा रहा है। कहता है इस सब सारा कुछ करने के बावजूद अभी भी जो कांग्रेस है ना वो स्ट्रांग है। कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरफ फैली हुई है, लेकिन बीजेपी जो है वो हर तरफ नहीं फैली हुई, कुछ कुछ एरियाज के अंदर वो फैली हुई है। और अब जो है अपोजिशन अलायंस भी जो है वो बनाने जा रहे हैं कांग्रेस वाले, तो उससे भी क्या होगा, इंडिया अपोजिशन अलायंस, उससे भी बीजेपी को इस जो आने वाला इलेक्शन है उसमें टफ कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। आगे वो कहता है कि जो कांग्रेस है उसने भी क्या किया है कि एक नोटेबल चेंज किया है, यानी कि तब्दीली की है, अंडरगो है नोटेबल चेंज। पहले ये क्या था, ये प्रो बिजनेसमैन थी, प्रो बिजनेस नरिश्मा राव था, और साथ में मनमोहन सिंह था, उनके दिनों के अंदर स्ट्रॉन्ग वॉइस थी। और अब जो है टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट द इंटीरियर रूल, बिजनेस जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर है, अब ये इसके खिलाफ जो है ये बात करते हैं कि जैसे अदनी ग्रुप है कि बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से घुसते जा रहे हैं, किस तरह बिजनेस जो है वो पॉलिटिक्स को, बिजनेस की जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस है उसको बड़ा ये सीरियसली ले रहे हैं। तो ये अपनी क्या कर रहे हैं, चीजों को चेंज कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, आगे वो बात करता है कि एक एग्जांपल वो देता है, कहता है कि न्यू फोकस ऑन सोशल जस्टिस ट्रिगर्ड कास्ट सेंसिस कैरिड।
यहाँ पर वो बात करता है कि यहाँ पर मैं एक आपको कहता है मिसाल देता हूँ, जैसे कि 4 जो हैं बंदे वो गुजरात के अंदर जो जो है ना सेप्टिक टैंक के अंदर मार जाते हैं। सेप्टिक टैंक जिस तरह से आप लोग कह लेंगे ये छोटे-छोटे वेस्टेज के लिए गटर बनाए जाते थे ना पहले घरों के अंदर, उसको सेप्टिक टैंक कहा जाता था। तो वहाँ पर उसको साफ करते हुए उसको क्या कर दिया, वो 4 के 4 मर गए और दूसरी तरफ जो बाकी पूरे का पूरा इंडिया है वो टीवी के साथ चिपका हुआ था, क्रिकेट मैच देख रहा था फाइनल कि इंडिया जीत जाए। लेकिन इंडिया जो है कहता है ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना वो दिल तोड़ दिए बिलियंस लोगों के और इंडिया को हराकर। लेकिन उन बिलियंस के अंदर वो 4 आदमी शामिल नहीं थे। उनमें से 3 जो थे वो क्या थे, हिंदू थे और 1 मुसलमान था। तो ये वो 4 आदमी थे। और कहता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ, पहले भी जो है ना अहमदाबाद के अंदर भी इस तरह से डेथ हुई है कि लोग जो है गटर साफ करते हुए मर रहे हैं, वहां पर डूब के मर जैसे भी मर जाते हैं। ये वाले टैंक इनके साथ सेप्टिक टैंक जो है उसके अंदर लोग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो कहता है यहाँ से ये पता चलता है कि ये हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कुछ नहीं कर रहे। अगर उनके लिए भी कुछ कर रहे होते तो वहां पर हिंदू भी इस तरह मर रहे होते। तो ये इसी तरह से वो कहता है कि इनकी सियासत है। और आगे कहता है बॉलर की बात करता है मोहम्मद शमी की। कहता है कोई वैसे तो ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन अगर अच्छा कोई बॉलर आ जाए इंडिया की क्रिकेट टीम में तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी चल रही है इंडिया के अंदर उसके ऊपर इसका फोकस है, उसको इसने एक्सप्लेन किया है। तो अभी आपको इंडिया का काफी हद तक क्लैरिटी होगी कि दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया, इंडिया वाले भी इलेक्शन कैसे जीतते हैं और कैसे करते हैं। आगे आ जाते हैं, हमारा जो थर्ड ओपिनियन है। थर्ड ओपिनियन के अंदर क्या है जी, मेकिंग सैंड कैस्टल। इसके अंदर वो क्या करेगा, इलेक्शंस की बात करेगा। इलेक्शन जो हिस्ट्री में हुए हैं उनमें से कितने इलेक्शन सही हुए हैं, कितनों के ऊपर रिगिंग हुई है वो बताएगा आपको। और उसके बाद जो 3 डिक्टेटर्स थे, रजीम अयूब का था, ठीक है ना, ज़ियाउल हक का था, मुशर्रफ का था, उसकी बात आपको बताएगा कि वो कैसे बने, कैसे टूट गए, क्यों टूट गए। और करंट जो इलेक्शन होने वाला है उसकी बात करेगा, क्या ये भी जो है इसको भी मोनोपोली के तहत ही जीता जाएगा या वाकई ये फेयर एंड शफाफ और शफाफ होगा। अच्छा, कहता है फ्री पोल्स क्यों नहीं होता अपना। कहता है कि फ्री पोल्स, अगर फ्री पोल्स होंगे तो क्या होगा। फ्री पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को जवान कर देते हैं, यंग कर देते हैं दोबारा से। तो उसमें होता क्या है कि लोग जो हैं वो डिफेंड करते हैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड को। अपोनेंट जो है वो प्रपोज करते हैं नई पॉलिसीज को, यानी कि जो पहले जीते हैं वो उसको डिफेंड करते हैं, जो नए आते हैं वो नई नई पॉलिसियां बताते हैं। वोटर डिसाइड करते हैं उनकी बातें सुनने के बाद दोनों की कि हमने किसको वोट देना है। फिर जो विनर, जब वो वोट डाल देते हैं तो जो विनर होते हैं उनके पास एक क्रेडिबल फ्रेश मैंडेट आ जाता है और वो टैकल करते हैं स्टेट की प्रॉब्लम्स को। और ये फिर क्या होती है, स्टेट तरक्की कर लेती है। लेकिन कहते हैं अनलकीली, बदकिस्मती से, ये तो तब होगा ना जब फ्री पोल्स होंगे, तो फिर ये सारे काम ऊपर वाले हो जाएंगे। कहता है बदकिस्मती थे, पोल बिंग यूजली रिग्ड। ज्यादातर जो है ना पोल जो है वो क्या होते हैं, रिग ही होते हैं। इलेक्शन जो होते हैं उनकी रिगिंग होती है। रेयरली प्रोवाइड सच, रेयरली ऊपर वाला जो काम मैं बताया ना उसे कहता है ऐसा हो सकता है रेयरली, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में क्या होता है, धांधली होती है इलेक्शंस के अंदर। ठीक है। फिर वो बताता है कि 15 इलेक्शंस हुए हैं और उन 15 में से जो 2013 वाला था ना वो एक क्रेडिबल हुआ था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी कहा बड़ा साफ एंड शफाफ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। 9 इलेक्शन उनमें से ऐसे हुए थे जो कि जिनमें धांधली हुई थी, किस हद तक कि फाइनल आउटकम तक हुई थी। 3 ऐसे थे जो कि पार्शली यानी कि अद्धे जो हैं वो कहने को आधी धांधली जिनके अंदर हुई थी। और सिर्फ ओनली वन वाज रिग्ड बाय सिविलियंस 1977। सिर्फ एक ऐसा था जिनको सिविलियंस ने जिसके अंदर धांधली की थी। तो ये कुछ वो आपको बताता है कि कब इलेक्शंस हुए, कितने हुए और किस किस के अंदर वो धांधली हुई, अपना फैक्ट्स एंड फिगर अपने हिसाब से वो बताता है। आगे वो चलता है। फिर वो कहता है कि इनमें से कोई भी पार्टी जो है ना अभी जो प्रेजेंट है, होना तो ये चाहिए था, इलेक्शन होने वाले हैं, पार्टी जो है वो अपना मैनिफेस्टो बनाती है। मैनिफेस्टो क्या है, मैंने प्रीवियसली बताया था कि किस तरह से प्रॉब्लम को हल करेंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हल करेंगे, ये मैनिफेस्टो के अंदर वो लिखती हैं पार्टी। तो कहता है अभी कोई भी पार्टी जो है ना वो उसने कोई पास कोई क्रेडिबल मैनिफेस्टो है ही नहीं, कोई टैकल अवर सीरियस मैन्युफैक्चरिंग। बल्कि क्या कर रही हैं, सारे के सारे जो है वो ये नहीं कह रहे कि ये मैनिफेस्टो है इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, इस तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा। बल्कि उनका फोकस किसके ऊपर है, फोकस इसके ऊपर है कि जाओ जाके बंदे जो है ना इलेक्टेबल जो है स्मॉलर पार्टीज वाले उनके साथ हाल बना लो। और ये काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले भी करने में सबसे आगे हैं इस वक्त। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जाकर बलूचिस्तान के अंदर हाथ मार रहे हैं।
अपना फजल रहमान के साथ हाथ मिला लिया, एमक्यूएम के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, इलेक्टेबल के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, उनको यकीन है कि इसी से काम हमारा चल जाएगा। तो कहता है इससे क्या होगा, इससे ये हो रहा है जो नेचुरल पुल है ना, वो पॉलिटिकल ग्रेविटी वो खत्म होता जा रहा है। इस तरह के काम करने से, हाथ मिलाने से जो असल जो रूह है डेमोक्रेसी की वो खत्म होती जा रही है। बहरहाल फिर वो आगे जाकर कहता है चलो ये तो है, चलो फिर अब कहता है आगे क्या, मैं कहता हूँ अब हम डिफरेंट जो टाइप्स है ना पॉलिटिकल सैंड के, जो रेत के मुख्तलिफ जो कास्टल बने थे, जो महल बनाए गए थे रेत के, अब हम उनकी बात करते हैं। वो आप बारी बारी देखते हैं कि वो कैसे बने और कैसे वो गिरे। जो इल्यूजन था ना कि सिविलियन रूल कर रहे हैं वाइल रूलिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड द रीजन वाई दे फेल, कैसे गिरे, किसने बनाए, उनकी बात करते हैं। तो पहला जो था वो अयूब की बात करता है। कहता है अयूब का जो इरा था उसके अंदर क्या होता है, उस अयूब का सारा इरा देखने में क्या था, एक मिलिट्री रूल था। यूजुअली उसको सीन यही देखा जाता था कि वो एक मिलिट्री रूल है। और तीसरे तीन जो बकाया थे ना, अदर थ्री आर्मी रूलर्स, उन्होंने क्या किया था, मगर बाकी तीन की तरह उसने क्या किया था, उसने रिजाइन दे दिया आर्मी चीफ से। इसने अयूब ने आर्मी चीफ की सीट से उसने रिजाइन दे दिया। और जब उसने सिकंदर मिर्जा को उतारा और उसके बाद जनवरी 96 के अंदर वो इलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट, और रेफरेंडम उसने सारे का सारा धांधली के साथ सेटअप लगाया और रेफरेंडम उसने जीत लिया और पहला हाइब्रिड रजीम उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इसको जीतने के बाद वो कहता है कि फिर वो क्या हुआ, वो फेल ड्यू टू, गिर गया, यानी कि खत्म हो गया। पहले तो उसने इस तरह से जीत लिया ना रेफरेंडम करवा के, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, तबाह हो गया। तबाह क्यों हो गया, एक तो उसका एज का मसला था, उसको हेल्थ का इशू हो गया, उस वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गई, ठीक है ना, उसके को अकेले की गवर्नमेंट होने की वजह से। अर्बन एरिया के अंदर भी जो, हालांकि जिसको बहुत ज्यादा कहता है फायदा हुआ, उन्होंने भी क्या है अनइक्वल ग्रोथ की बात करनी, इकोनॉमी जो है वो तरक्की नहीं कर रही थी। और इसके अलावा जो दूसरे जनरल्स हैं जिनकी प्रमोशन होनी थी, उन्होंने आगे रूल करना था, वो भी अब तंग पड़ चुके थे कि ये उतरे और हम लोग भी अब जो है पावर में आए, हम लोग भी कुछ करें। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की सपोर्ट उसको खत्म हो चुकी थी। तो ये थी अयूब का जो पहला रेत का समझ लें महल गिरा बना, उसकी बात। दूसरा आ जाता है जिया की, कि जिया ने 8 साल तक कहता रूल किया। अयूब की तरह कहता नहीं, बल्कि उसने डायरेक्टली क्या किया, जिया फॉर 8 ईयर्स, 8 साल तक उसने डायरेक्टली यूनिफॉर्म के अंदर रूल किया, ठीक है। और इंट्रोड्यूसिंग, इससे पहले कि वो दूसरा रजीम जो है हाइब्रिड रजीम उसको इंट्रोड्यूस करवाता, पार्टीलेस असेंबली उसने बनाई फ्रॉम अपना रिग्ड पोल, धांधली करा कर प्रेसिडेंट के अपना यूनिफॉर्म के अंदर ही वो प्रेसिडेंट बना, ठीक है ना। और फिर आस्ता जब उसका जहाज क्रैश हो गया जिया का 1988 के अंदर, तो उसके बाद इवेंचुअली उसका जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला खत्म हो गया। और ये इसमें ये प्रॉब्लम उसको क्या थी, उसको प्रॉब्लम्स डिफरेंट किस्म की थी, और उन प्रॉब्लम्स के अंदर ये थी कि डेथ की वजह से तो खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले क्या थी, ड्यू टू टेंशन बिटवीन द पपेट सिविलियन रूलर्स एंड, और इसमें भी यह था कि यूएसए की सपोर्ट उसको भी खत्म हो चुकी थी। और इसके अलावा सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी हो चुकी थी, हाइट एंड इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मसला हो चुका था। और वही उसके रूल की वजह से जो अनरेस्ट पैदा, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी पैदा हो चुका था। और इसके अलावा जो दूसरे बंदे हैं आर्मी के नीचे वाले, वो भी तंग पड़ चुके थे अब। तो ये दूसरा जिया का था। बट कहता है जिया आगे फिर जाके जिया के जो सक्सेसर हैं, उन्होंने भी आगे, यानी कि जिया जब 1988 के अंदर जिया का जहाज क्रैश करता है, तो 1999 तक यहाँ पर पाकिस्तान में 4 जो गवर्नमेंट्स हैं वो गिरती हैं, जिसमें से 2 जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी, और 2 जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी। और ये क्यों करती हैं, इसकी वजह ये थी कि जनाबी अली जो प्रेसिडेंट था ना, उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, इतनी पावर दे दी गई थी कि वो असम्बलीज को डिसोल्व कर लेता। तो यही बात यहाँ पर वो करता है कि उसके अंदर जो है उसको इतनी पावर्स थी, तो वो बिल्कुल असम्बलीज को डिसोल्व कर देता था। तो फिर ये रजीम खड़ा ही नहीं हो सका। फिर आगे मुशर्रफ की बात कर देते हैं कि मुशर्रफ आया, फिर मुशर्रफ ने आकर जो मार्शल्लाह अपना लगाया, और उसने फिर उसी तरीके से इसको चलाया। और फिर उसी तरीके से जिस तरह से जिया गिरा, उसका भी सेम रीजंस की वजह से उसका भी जो है ये रेत का जो किला था वो टूट गया, खत्म हो गया। आगे वो कहता है इसके बाद जो 2 रजीम्स आए, 2 हुकूमतें आई, यानी कि 2018 की और 2008 की और 2013 की। तो उनमें क्या हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादा हाथ नहीं डाला था उन इलेक्शंस के अंदर, वो पोल ऐसे ही हुए थे ज़्यादातर, यानी कि ऐसे ही होते रहे। और उसके अंदर फिर आगे जाकर 2018 आ गया, 2018 के अंदर धरना की सियासत शुरू हो गई, ठीक है ना। 2018 के अंदर जो है वो धरना सियासत जो है वह शुरू हो गई। और इसके अंदर भी क्या है,
कोई पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी रहे, पॉलिटिकल अनरेस्ट रही, टेंशन रही सिविलियन के दरमियान। तो अब फाइनली वो कहता है कि अब जो आने जा रहे हैं 2018 के इलेक्शन, तो क्या इसके अंदर उसी तरह से डील किया जाएगा पीटीआई को जिस तरह से 2018 में, यानी कि 2023 के इलेक्शंस के अंदर इसी तरह से पीटीआई को डील किया जा रहा है जिस तरह से 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को डील किया जा रहा था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कहते हैं कि अगर बगैर जो है वो रिगिंग की आती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर धांधली करके आती है या एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आती है तो फिर उसको क्या है, सेम प्रेशर जो है उसको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो प्रेशर जो है उस प्रेशर के अंदर अंदर क्या होगा, उस प्रेशर के अंदर वो कहता है कि नंबर वन, एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि दोनों नवाज शरीफ जो है भाई हैं वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इकोनॉमिकली तबाही हो चुकी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसका उनको लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए, लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सो दैट इज़ ऑल विच ही डिस्कस इन दिस ओपिनियन। आगे आ जाते हैं नंबर फोर्थ ओपिनियन के ऊपर, और इस ओपिनियन के अंदर वो कहता है विलन ऑफ द पीस। बात करने का उसका मतलब यह है कि आज अगर गजा के अंदर इसराइल ने 14,000 इंसानों का कत्ल कर दिया ना, तो इसका जो बिल्कुल जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो बरतानिया है। ब्रिटेन है इसका सोल रिस्पॉन्सिबल इसका। क्यों? क्योंकि अगर वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत इन फलस्तीन की सरजमीन पर इसराइल वालों को ना बसाता, तो ये जो इसराइल वाले हैं आज फलस्तीन वालों का मर्डर ना करते। तो वो ये बात करता है कि ये हिस्ट्री की बात वो करेगा आपसे कि किस तरह से जो है बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है। उस बेल्फोर डिक्लेरेशन की एक दो वो सिक्के पढ़ के आपको सुनाएगा, और उन सिक्कों में ये लिखा गया कि अपील की गई मिनॉरिटी से कि जनाब ये मेजोरिटी वालों के आपने रूल्स की वायलेशन नहीं करनी, और वो मिनॉरिटी कौन थी? इसराइल। ये दुनिया की पहली चीज़ है, वरना हमेशा मेजोरिटी से ये कहा जाता है कि आपने मिनॉरिटी के राइट्स की वायलेशन नहीं करनी। तो ये बड़ा वो कहता है आप सुन लो, और इसके वो ब्रिटिश को कहता है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसराइल की लॉबी की बात करता है और तुम्हारे एम्पायर की बात करेगा। तो ये सारी बातें करता है, लेकिन क्रक्स उसका यही रहेगा कि सारी की सारी जो लड़ाई पढ़ाई हुई है ना वो इस डिक्लेरेशन की वजह से हुई है जो 1917 में हुआ था, और ये अभी तक इतना पावरफुल है कि अभी भी चल रहा है। अभी भी वो कहता है किस तरह चल रहा है वो अभी भी आपको बताएगा। तो ये इसका क्रक्स था। कहता है एक न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ के अंदर ये बताया जाता है कि बरतानिया 13 अक्टूबर को ये डान वाले एक न्यूज़ देते हैं कि बरतानिया ने डिसाइड किया है कि वो 2 जहाज़ अपने नेवल शिप्स भेजेगा जो सर्विलेंस करेंगे, एयरक्राफ्ट सर्विलेंस। 2 नेवी के जहाज़ और एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो भेजने लगा है कहाँ पर? मेडिटेरियन सी के अंदर, ताकि वो क्या किसके लिए? सपोर्ट करने के लिए इसराइल को। तो कहता है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है ऐसी कोई करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन चलो कर दिया तो ठीक है। या इस खबर को कहता है सुनने के बाद मैंने कहा कि सारी लड़ाई तो कहता है कि उन्होंने डाली हुई है। फिर वो आगे कहता है कि हिस्ट्री एज हिस्ट्री टेल्स, हिस्ट्री बताती है कि सिर्फ एक ही कंट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है इस गजा के अंदर सारी लड़ाई की, और वो कौन है? ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन वालों ने बेलफेयर डिक्लेरेशन जो है वो करवाया था इस वजह से, और बेलफेयर डिक्लेरेशन जो इशू किया और जो जैविश मिनॉरिटी थी उसको लाकर जो है इधर फलस्तीन के अंदर बसाया, और तब से वो लोग क्या कर रहे हैं, सिंस 1917 से जो है वो इन फलस्तीनियों का मर्डर कर रहे हैं। और सिर्फ ये ईस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर नहीं हो रहा बट आल्सो बिटवीन द। और फिर वो कहता है कि इनको इस ये जो है फिर आगे लैंड की बात करता है कि इनको सिर्फ यहाँ पर बसाया ही नहीं है, बल्कि सिर्फ ईस्टर्न मेडिटेरियन पर नहीं, बल्कि जो कहते हैं एक रिवर और द सी, बिटवीन द रिवर एंड द सी, क्योंकि इसके दरमियान दरमियान ये सी है ना, तो ये रिवर है, जितनी ज़मीन है फ़लस्तीनियन कहते हैं हमारी है। और ये है जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरियन सी तक। यहाँ पर अगर जॉर्डन का रिवर है वहाँ से लेकर मेडिटेरियन सी तक जो ज़मीन है वो सारे के अंदर जितना भी 1917 से लड़ाई पढ़ाई हो रही है वो सारी की सारी बेलफेयर डिक्लेरेशन की वजह से हो रही है। और यहाँ पर वो कहता है कि बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा वो वेलफेयर डिक्शनरी के बारे में डेफिनेशंस करते हैं, उसकी वो वजाहतें उसकी एक्सप्लेन की जाती हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही आपको उसका कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दैट इज़ व्हाट इज़ वेलफेयर डिक्लेरेशन। तो पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन जो ये लिखा हुआ है आप लिख भी सकते हैं। तो कहता है उसके अंदर क्या लिखा गया, अपील डिक्लेरेशन इज एन, अपील की जाती है दैट नथिंग शैल बी डन which may rewrite the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by the Jewish in the other country। यानी कि अपील की जा रही है किससे?
ज्यू से कि जो इसराइल के अंदर, यहाँ फ़लस्तीन के अंदर लोग रहते हैं, आपने उनके सिविलियन राइट्स की वायलेशन, सिविलियन और रिलीजियस राइट्स की वायलेशन आप लोगों ने नहीं करनी। तो ये एक अपील की जा रही है। और फिर वो यहाँ पर आगे आके कहता है कि ये अपील कौन है? मिनोरिटी, द जेविश मिनोरिटी इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नॉन जेविश मेजोरिटी। तो ये बात उसके लिए बड़ी, वो कहता है कि एक छोटी जो मिनोरिटी में है उनसे ये अपील की जा रही है कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनके आपने राइट्स की वायलेशन नहीं करनी। तो ये वेलफेयर डिक्लेरेशन के अंदर लिखा हुआ है। और फिर वो आगे कहता है कि 1917 से जो ज्यूज हैं उस वक्त उनकी जो पॉपुलेशन थी सिर्फ 6% थी, और उसके बाद उनकी पॉपुलेशन 17% हो जाती है जब हम देखते हैं कि कुछ जर्मन जो है यहाँ पर आकर सेटल होते हैं, क्योंकि ओस्मान एम्पायर और जर्मन एम्पायर के आपस में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन थे। तो उनके सिविल एंड रिलीजियस राइट्स की बात की जाती है कि आप लोगों ने इनको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना, जो यहाँ पर पहले से लोग मौजूद हैं, जो फ़लस्तीनियन मौजूद हैं। तो पॉलिटिकल स्टेटस की बिल्कुल बात नहीं की जाती वहाँ पर इनकी। फिर वो आगे जाकर यानी कि यहाँ पर सिर्फ वो यही बात बताना चाह रहा है कि ये कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि आप लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि मिनॉरिटी से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जनाब मेजॉरिटी के राइट्स की वायलेशन नहीं हो करनी है आपने। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है कि मेजॉरिटी से ये अपील की जाती है कि आप लोगों ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स की वायलेशन नहीं करनी। तो यहाँ पर एक उल्टा ही हो रहा है इस बैलफेयर डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है? एक चीज़ तो उसने ये बतानी थी, पॉपुलेशन का भी उसने आपको बता दिया। आगे वो अब बेलफोर डिक्लेरेशन की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा-सा बताता है। कहता है ये जो डिक्लेरेशन था ना, ये एक लेटर की शक्ल में आया। तो ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो है ना, आर्थर बाल्फोर, उसने दिया किसको? रूथशाइल्ड को दिया। लेकिन रूथशाइल्ड ने फिर रिक्वेस्ट की उस बेलफोर के, यार आप ये डिक्लेरेशन जो है ना, ये ज़ायोनिस्ट जो है ना फेडरेशन, उसको जो है दे दो, मुझे रहने दो, उसको जाकर आप लोग दे दो। तो जब वो भी रूथशाइल्ड की ही कहते हैं बनाई हुई थी। तो 19th सेंचुरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, उन लोगों ने पैसे दिए थे, ज़ायोनिस्ट वालों ने पैसे दिए थे किसको? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। किस लिए दिए थे? जो इसका नाम बेंजामिन डिसराली था। तो उन लोगों ने पैसे दिए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ताकि वो परचेज़ कर सकें शेयर्स ऑफ द सुएज़ कैनाल 90, जो सुएज़ कैनाल है ना उसके शेयर्स को वो परचेज़ कर रहे हैं। ये कब की बात हो रही है? 1917 की। यानी कि 1917 में जो वो ज़ायोनिस्ट फेडरेशन थी, उन्होंने पैसे दिए हुए थे किसको? जो प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का है उसको, कि हमें सुएज़ कैनाल के अंदर जो है वो क्या ले दो, उसके शेयर्स हमने परचेज़ करने हैं, ठीक है? तो उसको जिन्होंने ये फिर बेलफोर डिक्लेरेशन दिया था। और सुएज़ कैनाल 1956 के अंदर जो है नेशनलाइज़ हो जाती है और इजिप्ट के पास चली जाती है। और उससे पहले जी ये जो सुएज़ कैनाल थी ये अंडर थी इन्हीं के, इसराइल वालों के, बर्तानिया के, फ्रांस के, इनके अंडर चल रही थी। ठीक है जी। आगे जी, अब ये काम तो हो गया, दिए हुए थे। यहाँ से पता चला कि पैसों की गेम शुरू से चलती आ रही है। ये वेलफेयर डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें पैसों की गेम है सारी। अच्छा, अब वो कहता है कि यहाँ तक तो ठीक है, ये शुरू हुआ वेलफेयर डिक्लेरेशन। अब वो क्या होता है, क्या बेसिकली वो कहता है कि बेसिकली जो तुर्क्स थे ना मिलिट्री, उसको हरा के तो फलस्तीन की जो लैंड है ना, फलस्तीनी फलस्तीनी बाय डिफीटिंग, फलस्तीन की जो लैंड है उसको सिक्योर किया गया था तुर्क्स मिलिट्री को बरतानिया ने हरा कर, ठीक है ना? और अब उनके पास टास्क ये था कि अब वो किस तरह से हैंडल करें हुसैन बिन अली। असल में बेसिकली ये है कि हुसैन बिन अली का यहाँ पर जिक्र आता है। हुसैन बिन अली ने जो है, जो मक्का का गवर्नर है, ठीक है ना? और उसने क्या किया था, तुर्क्स के अंडर था, जो उसने बगावत कर दी थी। हुसैन बिन अली ने बगावत कर दी, जो तुर्क्स के अंडर था, लीडर था। तो उसने बगावत की, और बगावत करने के बाद क्या हुआ, जब उसने तुर्क्स के खिलाफ बगावत कर दी तो जो फलस्तीन की लैंड थी वो ब्रिटिश ने जीत ली। और जब ब्रिटिश ने जीत ली तो अब वो उसका ये इंतजार कर रहा था कि ब्रिटिश वाले अपना वादा पूरा करेंगे और मुझको यानी कि हुसैन बिन अली को क्या करेंगे, ऑटोमन अम्पायर का यानी कि अरब टेरिटरीज का किंग बना देंगे, ठीक है ना? लेकिन अब जो उसमें वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ़लस्तीन की ज़मीन भी वो मुझको दे देंगे, लेकिन बरतानिया वाले उसको ये ज़मीन नहीं देना चाहते थे और अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए वो कहता है कि आगे फिर क्या होता है कि उससे जो है ना जान छुड़ाना वैसे बरतानिया वालों के लिए इतना मुश्किल नहीं था। और उसी वक़्त में जो मक्का का है ना, वहाँ पर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद जो हैं, अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद वो क्या करते हैं, वो इस हुसैन को ना क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके यानी कि इसको वाइंड अप कर देते हैं हुसैन को, और क्या करते हैं, हिजाज़ को या मक्का को वो कैप्चर कर लेते हैं। और उसमें क्या होता है, जो फिर
बरतानिया जो है उसका भी काम हो जाता है और ये जहाज वाले जो हैं बरतानिया को खुश भी कर देते हैं सऊद वाले। तो वहां पर क्या होता है, जो बरतानिया है हुसैन के दो बेटों को, एक को इराक का बना देता है किंग और एक को जॉर्डन का किंग बना देता है। ठीक है ना, इन दोनों उसके बेटों को ये क्या करता है, किंग तो बना देता है जॉर्डन का और अराक का। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते हैं, अराक से बिल्कुल नहीं जाते, अराक में वो रहते हैं। बरतानिया वाले क्यों रहते हैं, वो बस इसलिए रहते हैं कि वो कहते हैं कि हम लीग ऑफ नेशंस के जो आर्डर है उसके मुताबिक यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ की जब तक अवाम जो है वो इस काबिल नहीं हो जाती कि वो गवर्नेंस या गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ना समझ सकें, गवर्नेंस में ना आ जाए, हम तब तक वहां पर रहेंगे। और यही फार्मूला जो है वो अप्लाई करता है कौन, फ्रांस। किसके ऊपर, सीरिया के ऊपर, ठीक है ना, और लेबनान के ऊपर भी। कि किस तरह से वो लेबनान को कर लेता है अवे फ्रॉम सीरिया एंड क्रिएटिंग अ कंट्री, यानी कि लेबनान को अलग करके एक मुल्क बना लेता है। तो ये सारा काम वो क्या करते हैं, इस तरह से जो है वो यानी कि जिन्होंने हेल्प की उनको भी साइड पर करके, तो ये बेल्फोर डिक्लेरेशन वगैरह बनाकर फलस्तीनियों को वहां पर बसा दिया जाता है। और यही काम वहां पर अभी जो है, आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर भी यही काम हो रहा था। यूएसए यही कह रहा था कि मैं यहाँ के लोगों को क्या करूंगा, गवर्नमेंट में लेके आऊंगा तो वापस जाऊंगा। लेकिन वहां के लोगों को वो लाया भी गवर्नमेंट में, लेकिन फाइनली फिर तालिबान आ गए। और ये सब कुछ जो वो ऊपर वाला कह रहा है ये हो रहा था ना, ये एक किस्म का क्या था, ये बेसिकली एक जो है ना स्काई पैकेट ट्रीटी था, स्काई पैकेट ट्रीटी था, जो कि बरतानिया और फ्रांस का एक सेक्रेट जो था एक्ट था, और उसके मुताबिक वो क्या कर रहे थे, सारे के सारे ये ऊपर वाले मामला कर रहे थे, किसी को किसी चीज का बना रहे थे, तो कहीं पे बगावत करा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे वो लोग। फिर वो आगे कहता है कि जो बेल्फर डिक्लेरेशन था ना वो 106 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी हमको जिंदा नजर आता है लंदन की गलियों में। क्योंकि वहां पर जो भी बंदा हमास की सपोर्ट के लिए करता है ना, कोई जलसा जुलूस निकालता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि जरूरी नहीं था बरतानिया के लिए कि वो अपने कोई शिप वगैरह भेजता, कोई जरूरी भी नहीं था, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है, जबकि बेल्फर डिक्लेरेशन अभी भी जिंदा है। लेकिन वो कहता है कि जो जायोनिस्ट लॉबी है ब्रिटानिया के अंदर उसको खुश भी तो करना था ना, तो इसलिए फिर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वफादारी इसराइल से शो करवाने के लिए ये जहाज वहां पर भेजे। इसी तरह वो अमेरिका की बात करता है कि अमेरिका अब जो है इसराइल का क्या बन चुका है, गार्डियन बन चुका है, गार्डियन का फरिश्ता बन चुका है। और अमेरिका हैज टू ओबे व्हाट द पावरफुल जायोनिस्ट लॉबी इज द इन द यूएसए। अब यूएसए के अंदर जो भी जायोनिस्ट पावरफुल लॉबी कहेगी अमेरिका को वो करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ से पता चल गया कि दोबी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम एक ओपिनियन था उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, दे पे हर एक पार्लियामेंटेरियन जो यूएसए का है उसको एक स्पेशल अमाउंट पे की जाती है। और ये कौन करते हैं, जायोनिस्ट जो लॉबी है, इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो पे करती है। और फिर ये पार्लियामेंटेरियन वैन कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। एंड सेकेंडली जो बिजनेस है, स्पेशली शेयर्स आपने अभी यहाँ पे भी लफ्ज सुना, सुएज कनाल के शेयर्स, वो 1917 में सुएज कनाल के शेयर्स जो है वो लेने वाले थे। और अभी कौन सी 2023 चल रही है, ठीक है, कब से वो ले रहे हैं शेयर्स, तो अभी आप खुद ही देख लें कि उनका कितना कंट्रोल होगा मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर। तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है, जो ओपिनियन थे वो आपके खत्म हो चुके हैं, और आज के लेक्चर के लिए यही था। सो जी, हैव अ गुड डे, एंजॉय करें, पढ़ें, अपने जो है जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप लोग फुलफिल करें। पेन ग्रेविटी की तरफ से आपको जो है हम लोग कहते हैं कि मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह वी विल गाइड यू विद टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। बस जी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत करते जाना आप लोगों ने।